हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 जो है क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर आपको याद हो, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अगर देखी है क्वांटम मैकेनिक्स की, और अगर अभी नहीं देखी तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भैया उसका लिंक। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है जिस क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था क्वांटम मैकेनिक्स को कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया गया है। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थी, एटॉमिक लेवल पे थी। वो फिनोमिनास कौन कौन सी थी जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो फिनोमिनास है फिजिक्स की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन पे अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में। आज हम ये जो तीन फिनोमिना मैंने बताई, उसमें से पहली आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्लासिकल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए अटेम्प्ट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, और कैसे वो जो अटेम्प्ट है वो फेल हुए, क्यों वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूलों के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूलों से बिल्कुल एग्जैक्ट हमें जो है एक्सप्लेनेशन मिल गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। बहुत मेहनत की है आपके लिए, टफ सब्जेक्ट है, हर कोई नहीं पढ़ाता, हमने कोशिश की है। चलिए देखते हैं कहां तक जाता है सफर। तो दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक, प्यारा प्यारा टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या है। दोस्तों क्या होती है ब्लैक बॉडी, ठीक है। सबसे पहले तो यही कंसेप्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए कि किसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे कि ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी सब्सटेंस पे रेडिएशंस फॉल करती हैं तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को वो अपने में से जो है आर पार निकाल देता है, और कुछ को वो रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मली ये होता है कि जैसे मान ले एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे कोई रेडिएशन फॉल कर रही है, तो ये क्या करेगा, इस रेडिएशन के कुछ पार्ट को तो ट्रांसफर कर देगा, अपने अंदर से ट्रांसमिट कर देगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन ब्लैक बॉडी एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, स्पेशल टाइप का मैटर है जो क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली सभी तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, ना ही अपने में से आर पार निकालता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है कि ब्लैक बॉडी इज ए मटेरियल विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। कि ब्लैक बॉडी इज अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब all kind of radiations falling on it कि एक ऐसा मटेरियल जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी रेडिएशंस को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, मतलब बाहर से, आउटसाइड से जितनी भी रेडिएशंस आए सभी एब्जॉर्ब कर ले, ना तो रिफ्लेक्ट करे ना अपने आर पार निकाल ले। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों ब्लैक बॉडी। तो आई थिंक ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई।
अब बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ब्लैक बॉडी सबको समझ में आ गई, और उसके बाद अब हम बात करेंगे जो फिनोमेना का भी नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं? अब ब्लैक बॉडी की खासियत आपने देख ली, जो क्या करती है, सभी रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। अब अगर आप किसी ब्लैक बॉडी पे को हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं। तो यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं कि व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब इस ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है दोस्तों, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड देन द radiations are emitted. Radiations are emitted, and these radiations are called ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, कि जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो कहलाएंगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको गर्म करने से उनमें से जो है रेडिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। आपने किसी लोहार की दुकान पे बच्चों देखा होगा कि लोहार की दुकान पे जब किसी मेटल की चीज को, जैसे जो लोहा होता है, लोहे को जब लोहार गर्म करता है तो लोहे को के गर्म होने से उसमें से रेडिएशंस निकलती है, मतलब अलग अलग तरह की। वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं, वो विजिबल लाइट भी हो सकती है। आपने देखा है कि जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से जो लोहा है, आयरन है, वो पहले रेड कलर का हो जाता है, उसको और गर्म करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, और गर्म करते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है ना, उसमें से व्हाइट कलर की लाइट निकलने लग जाती है। तो ये क्या है, क्यों निकलती है रेडिएशन किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं उसमें से, पहले ये समझेंगे। ठीक है ना, तो चाहे कोई ब्लैक बॉडी है या कोई और सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन की मैंने बात की, तो जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस क्यों निकल रही हैं। यहां रेडिएशंस का मतलब समझ जाओ, रेडिएशंस का मतलब है कोई भी रेडिएशन हो सकती है, वो एक्सरे हो सकती है, वो गामा रे हो सकती है, वो आपने जितनी भी 12th क्लास में पढ़ी है ना, वो आपकी रेडियो वेव्स हो सकती हैं, वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं, वो आपकी विजिबल रेडिएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ रेडिएशन का मतलब वो है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी से जब उसको हम हीट करेंगे तो रेडिएशंस क्यों निकलेंगी वो समझो पहले। रेडिएशंस क्यों निकलेंगी भाई, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ सरफेस चार्जेस, या मैं सिंपली कह सकता हूं सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी हम यहां बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेटल के केस में। तो क्यों निकलता है भाई, किसी भी तरह की रेडिएशन क्यों निकलती है ब्लैक बॉडी में से या लोहे में से, उसके सरफेस पे जो चार्ज हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, चार्ज यानी कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं, एटम में चार्ज होता है, एटम वाइब्रेट करेगा, चार्ज वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उससे उनके वाइब्रेशंस की वजह से वहां से क्या निकलती है, फिर रेडिएशंस निकलती हैं। रेडिएशंस निकल रही हैं, आपको दोबारा बताता हूं। देखो, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो होता क्या है, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो जो सॉलिड है उसके जो एटम्स हैं जो अपनी जगह फिक्स थे वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशंस। आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, 9th क्लास से ही आपने पढ़ा है कि सॉलिड जो है वो एटम्स से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एटम्स और मॉलिक्यूल सॉलिड में अपनी जगह फिक्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल फिक्स नहीं होते। रूम टेम्परेचर पे भी उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट। ठीक है, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना तो एटम्स में जो ये वाइब्रेशंस हो रही हैं ये फास्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वाइब्रेशंस फास्ट। तो जब ये चार एटम्स बहुत जोर जोर से वाइब्रेट्स करेंगे, ठीक है, या आप कह सकते हो सरफेस चार्जेस के एटम्स के पास जो चार्ज है जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो उसमें से फिर क्या निकलेगी,
एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलेगी? रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, तो इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जब ये वाइब्रेट करेंगे वो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें? रेडिएशंस में। नॉर्मली कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, जब उसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो कौन सी रेडिएशन निकलती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर मेरे पास एक गर्म चाय का कप है, मैं चाय पी रहा हूं गरम गरम, तो उस गर्म चाय के कप में से कौन सी रेडिएशंस निकलती है? इंफ्रारेड। ठीक है, वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और कौन सी रेडिएशन निकाल रहे हैं? इंफ्रारेड। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं बच्चों, ये जो रेडिएशंस गर्म करने से निकल रही हैं, ये किस टाइप की रेडिएशंस हैं? ये डिपेंड करता है हमने सब्सटेंस को कितना गर्म किया है। यानी कि एक तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशन निकलेगी। हमारे जो सरफेस के चार्जेस हैं, ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं सब्सटेंस में ऐसे ऐसे, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कितनी है, और हमने कितना इसका टेम्परेचर रखा हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उससे हमारी रेडिएशंस भी चेंज होंगी। इसी वजह से तो जब आप लोहे को गर्म करते हो शुरू में, तो उसमें से सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से कोई चीज हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब आप उसको और गर्म करते हो तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के साथ साथ उसमें से जो है विजिबल रेडिएशंस निकलनी शुरू हो जाती हैं। रेड कलर की लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो एनर्जी कम होगी रेड कलर की। तो रेड कलर की वेव्स उसमें से निकलती हैं, रेडिएशंस, तो आपको दिखता है कि लोहा रेड कलर का हो गया। जब आप उसको और गर्म करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वाइब्रेशंस की, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? फिर उसका कलर, जो पहले रेड कलर की जो लाइट निकल रही थी, अब वो व्हाइट कलर की हो चुकी है। जब आप उसको और गर्म करते हो तो आप देखोगे कि उसमें से फिर हर कलर की लाइट निकल रही है और वो सभी कलर मिलके व्हाइट लाइट बना रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एटम्स के वाइब्रेशंस की, सरफेस चार्जेस के वाइब्रेशंस की, तो हमारे पास हमें रेडिएशंस मिलेंगी। तो रेडिएशंस हमें अलग अलग रेंज की मिलती हैं, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी पे, आपको ध्यान रखना है। तो ब्लैक बॉडी को भी जब गर्म किया जाता है तो उसमें से भी रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी में से भी रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज और बताता हूं आपको कि कैसे एक ब्लैक बॉडी बनाई जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्लैक बॉडी बनाओ भाई, तो एक ब्लैक बॉडी कैसे बना सकते हो? जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि जो हर तरह की रेडिएशन को, सभी रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब कर ले, उसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो क्या मैं एक ब्लैक बॉडी बना सकता हूं? यस, मैं एक ऐसी सर्कमस्टांस क्रिएट कर सकता हूं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट हर हाल में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें एक ब्लैक बॉडी बनानी है ना, तो कैसे बना सकते हैं। मैं एक सब्सटेंस का एक होलो कैविटी ले लूंगा, मतलब एक मैंने क्या ले लिए? होलो कैविटी। होलो कैविटी मतलब ये अंदर से खोखला है, मतलब ये मैंने एक ब्लैक बॉडी ले ली और मैं चाहता हूं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, ये जो सब्सटेंस है ये सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। मैं इसे ब्लैक बॉडी बनाना चाहता हूं, या ये कह लो कि मैं इसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाना चाहता हूं, बिल्कुल 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी में इसको बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये होलो फॉर्म में लूंगा, मतलब अंदर से खोखला एक सब्सटेंस ले लूंगा और उसमें जस्ट यहां पे एक क्या कर दूंगा, होल, और फिर इस होल में से मैं इस पे क्या फॉल करवाऊंगा, रेडिएशंस। अब जब रेडिएशंस इस होल में से जाएंगी, दूसरा मैंने क्या किया होगा कि इसके अंदर का जो सरफेस है ना सारा, ये कैसा किया होगा, रिफ्लेक्टिंग। ये अंदर का जो इंटरनल सरफेस है उसको मैंने कैसा बनाया होगा, रिफ्लेक्टिंग बनाया होगा। रिफ्लेक्टिंग होने से क्या होगा कि लाइट मतलब ये रेडिएशन आएगी, यहां पे टकराएगी। अब इसका कुछ अमाउंट तो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब जो अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहां जाएगी, यहां टकराएगी, तो यहां कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया, और जो एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये यहां टकरा जाएगा, यहां पे कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार रिफ्लेक्शन होते 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 ये अंदर ट्रैप हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ये रेडिएशन इसके अंदर ट्रैप, इससे बाहर नहीं जा सकती, ट्रैप हो गई। तो जब ये रेडिएशन अंदर ट्रैप हो गई
तो भाई इसको तो एब्जॉर्ब होना ही पड़ेगा, इसको तो मिटना ही पड़ेगा, इसको तो मिक्स होना पड़ेगा हमारी ब्लैक बॉडी के अंदर। तो अंत में इसका अंत कुछ ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर समा जाएगी पूरी तरह से कंप्लीटली, और हमें एक ब्लैक बॉडी मिल जाएगी। ठीक है जी, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई भाई? ठीक, तो चलिए, तो हमें पता लग गया कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बनती है, और मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन से निकल रही हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही हैं, एक तो टेम्परेचर पे और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सरफेस चार्जेस पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सरफेस चार्जेस। अब इन 1800 ईस्वी में, इन 1800 ब्लैक बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाली गई, और ग्राफिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली ग्राफ उसके बनाए गए, और डाटा मतलब जो भी मिला एक्सपेरिमेंटल डाटा उससे एक ग्राफ बनाया गया। वो ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब अब मैं आपको ब्लैक बॉडी को स्टडी करने पे जो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा मिला, ठीक है ना, वो मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इन 1800 साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत से एक्सपेरिमेंट्स किए ब्लैक बॉडी के ऊपर, और उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं और एक फ्रीक्वेंसी पे। उन्होंने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट, कि कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो तब जो हमारे सरफेस चार्जेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही थी, वो उन्होंने नोट की और उसका एक ग्राफ बनाया। अब एक ब्लैक बॉडी में तो हजारों सरफेस चार्जेस हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, और सबकी फ्रीक्वेंसी की रेंज अलग अलग हो सकती है। कोई किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, कोई किसी फ्रीक्वेंसी से। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का इफेक्ट उन्होंने देखा किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर। और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये किसके बीच में बना रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी के बीच में। ये यू यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू यहां पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये किसका फंक्शन है भाई, ये जो एनर्जी डेंसिटी है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फंक्शन है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ सामने आया वो ग्राफ कुछ ऐसा था, देखिए, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी डेंसिटी बढ़ती थी, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती थी, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती थी। मान लिया टेम्परेचर मैंने T1 रखा तो उस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मुझे मिली जिसके लिए मुझे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मिल रही थी। उससे ज्यादा करने पे फ्रीक्वेंसी, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती थी तो अल्टीमेटली एनर्जी डेंसिटी घट जाती थी। क्लियर है? तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे जो अलग अलग एनर्जी डेंसिटीज हमें मिली उसका ग्राफ यहां पे ऐसे बनाया गया। दूसरा, इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग नोट की गई कि अगर हमने जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होता, पहले अगर T1 रखा था, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दूं सच दैट कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिसमें हमें मैक्सिमम मिला है ये भी बढ़ जाती थी। टेम्परेचर बढ़ाने से जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमा मिला है वो भी बढ़ जाती थी। देखो अब मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया तो हमारी जो ग्राफ है वो कुछ आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हो अब की बार जिस फ्रीक्वेंसी पे मुझे मैक्सिमम मिला है वो भी बढ़ गया। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है उसके टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम अभी एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, अभी हम जो एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे। मैं इसको साइड में बना देता हूं, यहां बना देते हैं जी इसको। ये मैंने एनर्जी डेंसिटी ले ली जो किसका फंक्शन है बच्चों, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी का। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी का। यहां पे मैंने ले ली फ्रीक्वेंसी और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ध्यान रखना है। ये अभी कैसा ग्राफ था, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट्स से आया था। अभी ऐसी कोई लॉ नहीं बन पाई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना था साइंटिस्टों के पास जिससे वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जस्टिफाई कर सके।
इस बात को समझ रहे हो? जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ते हो, ओम्स लॉ में अगर आप एक्सपेरिमेंटली वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाओ तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन आता है, ये एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन ओम ने ओम्स लॉ दी थी जो क्या थी, V इज इक्वल टू IR। अब ये जो लॉ दी गई थी ये इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती थी ना। तो इसी तर्ज पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा था, लेकिन 1800 के टाइम पे किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया था, ऐसी कोई कैलकुलेशन करके, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया था जो इसी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करता। क्लियर है जी ये बात? ठीक है, तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने बाद में इसको अटेम्प्ट किया। तो इसको अटेम्प्ट करने वाले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे। अब यहां पे इसको पहले अटेम्प्ट किया गया क्लासिकल फिजिक्स में। अब आपको पता है दो तरह की फिजिक्स हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। मॉडर्न को क्वांटम बोलते हैं। पहले क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं बच्चों। तो शुरुआत में क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनका इस्तेमाल करके इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। और वो कोशिश कौन कौन से साइंटिस्टों ने की? पहली जो कोशिश की थी वो की थी वेन ने। ठीक है ना, पहली कोशिश किसने की थी? वेन ने। कब की थी? 1900 के आसपास। ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, यही है 1900 के आसपास ही की थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो अटेम्प्ट लिया था वो किसने लिया था? रेलिग ने। रेलिग एंड जीन्स, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, इन्होंने शायद 1901 में किया था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की, लेकिन दोस्तों ये फेल हो गए। ठीक है, क्यों फेल हो गए चलिए डिस्कस करते हैं। इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वो भी डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे वेन की कि ये क्यों फेल हो गए भाई, और इन्होंने क्या लॉजिक यूज किया था क्लासिकल फिजिक्स का। तो क्लासिकल फिजिक्स का कौन सा हथियार यूज किया था हमारे साइंटिस्ट ने? तो जो ये हमारे फिजिक्स थे वेन, इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स से जो कंसेप्ट उठाई थी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स थी। क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स। इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स की जो ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच होती है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, और जो मैक्सवेल की लॉज थी, मैक्सवेल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दो ब्रांचेस का इस्तेमाल किया था। क्लासिकल फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं, थर्मोडायनेमिक्स और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल की लॉज और थर्मोडायनेमिक्स में से जैसे इन्होंने स्टीफन के फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करके सारा सॉल्व करके अपनी एक लॉ बनाई थी। तो वेन ने अपनी एक लॉ दी थी, एक फॉर्मूला दिया था क्लासिकल फिजिक्स में से, थर्मोडायनेमिक्स और मैक्सवेल के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक फॉर्मूला बनाया। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो जो फॉर्मूला था वो हम उसकी डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, इन्होंने डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो दिया था वो मैं लिखूंगा। तो वेन ने जो फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला कुछ ये था। इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी डेंसिटी होगी विच इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू ए इंटू न्यू क्यूब ई रेस्ट टू पावर माइनस के बीटा न्यू बाय टी। ये फॉर्मूला किसने दिया भाई? वेन ने। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो ए है और जो बीटा है ये क्या है? दे आर एम्पिरिकल कांस्टेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल। दे आर एम्पिरिकल पैरामीटर्स, दे आर कॉल्ड एम्पिरिकल पैरामीटर्स। तो यहां पे ये जो वैल्यूज हैं ए और बीटा, इन्हें कहा जाता है एम्पिरिकल पैरामीटर्स। अब एम्पिरिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? एम्पिरिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कहां से काउंट किए जाते हैं? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स।
ठीक है। प्रैक्टिकल्स से, एक्सपेरिमेंट्स से जिन कांस्टेंट्स को हम, जिन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्पेरिकल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं उनको? एम्पेरिकल पैरामीटर्स बोलते हैं। क्लियर है? और ये न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये ई रेज़्ड टू पावर एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, समझ गए। तो ये लॉ जो है वेन ने दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो लॉ है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कर भी पाई तो थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था? हाई फ्रीक्वेंसी पे। आपको ध्यान रखना है वेन का फॉर्मूला सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे लग रहा था। ये जो था ये फेल हो गया था। इट फेल्स एट लो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, या कह लो सिंपल लो फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी की हाई वैल्यूज, मतलब ये जो हमारा ग्राफ है इसमें जो फ्रीक्वेंसी की हाई वैल्यूज है वहां पे तो एप्लीकेबल था ग्राफ, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ऐसा रिजल्ट ये नहीं दे रहा था। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आता था दोस्तों। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। ये डॉटेड डॉटेड जो नजर आ रहा है ना, ये किसका ग्राफ है? वेन का। किसका ग्राफ है? वेन। तो वेन का जो ग्राफ था वो सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ। क्यों हुआ थोड़ा सा सक्सेसफुल? क्योंकि वो थोड़ा सा सक्सेसफुल क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो इसको एक्सप्लेन तो कर पाया, लेकिन फॉर ओनली हाई फ्रीक्वेंसी, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो इसको एक्सप्लेन कर पाया। क्लियर है जी? समझ गए? अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की। नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए? जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट जो लिया था वो दो साइंटिस्ट थे, रेलिग एंड जीन्स, उन्होंने लिया था। तो उन्होंने जो अटेम्प्ट लिया उसमें उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में किस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो रेलिग एंड जीन्स इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। किसकी हेल्प से? क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से। अब भाई क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से इन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जरा वो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट उठाई, ठीक है, वो कंसेप्ट क्या थी? वो थी स्टैंडिंग वेव्स वाली कंसेप्ट। मतलब इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस inside the cavity act like standing waves, act like standing waves। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो किसकी तरह एक्ट करती हैं भाई? स्टैंडिंग वेव्स की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है ना। किसकी तरह एक्ट करती हैं? स्टैंडिंग वेव्स की तरह। वूज स्टैंडिंग वेव्स की तरह एक्ट करती हैं। और ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं इनका जो नोड है, वूज नोड्स आर एट द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। अब इसको जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। सपोज ये आपने एक मेटल की ब्लैक बॉडी बना दी, जैसे मैंने समझाया था ना कि ब्लैक बॉडी कैसे बनाते हैं आपको, कि एक होलो मेटेलिक कैविटी, आप होलो मेटेलिक स्फीयर आपने ले लिया, अंदर से पूरा इसको रिफ्लेक्टिंग बना दिया, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर रेडिएशंस क्या हो जाएं? ट्रैप हो जाएं। अब मैंने इसको हीट किया, मैंने क्या किया? इसको हीट किया। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर मान लिया कितना हो गया? T। तो इस T टेम्परेचर पे इसके अंदर से क्या निकलेंगी? फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकलेंगी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इसके अंदर निकलेंगी वो एक तरह की क्या बनाएंगी? मान लिया यहाँ से कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकली तो वो एक तरह की स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी। मतलब इस तरह से क्या बनाएंगी? इस तरह की वो स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे। 11th क्लास में अगर आपको याद हो, इन क्लास 11th फिजिक्स में आपने स्टैंडिंग वेव्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है।
तो इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। अब जो स्टैंडिंग वेव बनती है दो पॉइंट्स के बीच में, उस स्टैंडिंग वेव में जो ये मिनिमम वाले पॉइंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। और पीक पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? एंटी नोड। क्या बोला जाता है? एंटी नोड। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कंपेयर किया था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो वेव्स रेडिएशन थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको उन्होंने कंपेयर कर दिया किसके साथ? स्टैंडिंग वेव्स के साथ। कि जो वेव्स निकल रही हैं अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, ये किसकी फॉर्म में है? स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में है। क्लियर है? और दूसरा, ये जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, ठीक है, ये जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, ये उन्होंने बताया कि ये स्टैंडिंग वेव्स जो बन रही हैं, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है स्टैंडिंग वेव्स की, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी जो है पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा कि अब, और कौन से इलेक्ट्रॉन? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के, ये जो हमारी वेव्स निकल रही है ना, स्टैंडिंग वेव्स, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है, उन्होंने कहा कि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही थी? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स पे। क्योंकि हमने मेटल का एग्जांपल लिया है, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो सरफेस इलेक्ट्रॉन जब इसको हीट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो ऑसिलेट करेंगे। तो वो जब ऑसिलेट करेंगे तो उससे क्या निकलेंगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकलेंगी। तो इनके एनर्जी जो होगी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की, जब ये ऑसिलेट करेंगे, तो ये जो ऑसिलेट करेंगे जब, तो ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। ये आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है 11th क्लास में। तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। और जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डेंसिटी होगी ऑसिलेशन की, वही एनर्जी डेंसिटी उन्होंने कहा किसकी होगी? हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की होगी, ठीक है। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, वो क्या आई? ठीक है, वो क्या आई भाई? अब एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी जब उन्होंने कैलकुलेट की, के अकॉर्डिंग उन्होंने जब एनर्जी डेंसिटी निकाली, तो उसका जो फॉर्मूला सामने आया, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला सामने आया, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो वो जो फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया वो था 8 पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू के टी, ठीक है। वो फॉर्मूला ये था। यहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, न्यू फ्रीक्वेंसी है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी हमारा टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया किसने? रेलिग और जीन ने, ठीक है। क्या मान के कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं दे आर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब प्लॉट किया गया, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया गया, तो भाई वो ग्राफ सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर पाया? लो फ्रीक्वेंसी को। मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे तो ये फिट बैठ रहा था, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी पे तो ये ग्राफ क्या बैठ रहा था बच्चों? फिक्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला था फेल हो गया ऑन हाई फ्रीक्वेंसी, फेल हो गया ऑन हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों फेल हो गया? ठीक है ना, क्यों फेल हो गया हाई फ्रीक्वेंसी पे? क्योंकि ये कहता था, देखो इसका ग्राफ जब बनाया गया ना तो वो कुछ ऐसा आया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। ये जो प्लॉट है ना डॉटर डॉटर, ये किसका है? रेलिग और जीन का। तो ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया, लो फ्रीक्वेंसी पे तो हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व को फिट बैठ रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कहता है कि एनर्जी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली तो हमारी एनर्जी डेंसिटी घट रही है हाई फ्रीक्वेंसी पे, ये कहता है जी हाई फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस तरह से रेलिग एंड जीन का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल कर्व को, ठीक है। तो रेलिग एक्सप्लेन कर पाए सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और वेन एक्सप्लेन कर पाए सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो कोई भी ऐसा
क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला जो कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन कर सके। तो यहां पे फिर एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की, और वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री हुई प्लैंक की। वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो इसके बाद एंट्री होती है प्लैंक की। तीसरा खिलाड़ी मैदान में आ जाता है दोस्तों, प्लैंक। और प्लैंक ने क्वांटम के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कर दिया पूरी तरह से धराशायी सबको, और एक्सप्लेन कर दिया इस मिस्ट्री को। ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा का ग्राफ था, इसको अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। तो प्लैंक ने पहले तो ये देखते हैं कैसे पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृतियों को तोड़ा क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी कि जो लाइट, जो रेडिएशंस हैं, वो जो एमिट हो रही हैं, वो एनर्जी जो निकल रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में निकल रही है ना। क्लासिकल फिजिक्स क्या मानते हैं कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन प्लैंक ने जैसा कि बताया है, और वैसे भी हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्लास 12th में भी पढ़ा है कि प्लैंक ने थोड़ा सा अलग किया इस कंसेप्ट को क्लासिकल की, क्योंकि क्वांटम ये नहीं कहती कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस है। क्वांटम कहती है कि एनर्जी इज डिस्क्रीट, ठीक है ना। एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एच न्यू का। किसी भी रेडिएशन की टोटल एनर्जी n टाइम्स ऑफ एच न्यू होती है, और ये जो एच न्यू है इसे बोलते हैं फोटोन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो प्लैंक ने कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट है, ठीक है, और एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, रेडिएशंस ये पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और इस पार्टिकल को हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, या आप सबको पता है प्यारा प्यारा फोटोन, प्लस 2 में पढ़ा है ना। तो प्लैंक ने कहा कि भाई एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, वो पार्टिकल्स यानी कि फोटोन्स की फॉर्म में चलती है, और एक फोटोन की जो एनर्जी है, सिंगल फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर n फोटोन्स है तो टोटल एनर्जी होगी n टाइम्स ऑफ एच न्यू, यानी कि, और एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ठीक है, फिक्स है। एच ये कांस्टेंट है जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू NH न्यू। तो ये बताया किसने, प्लैंक भैया ने, ठीक है ना। तो प्लैंक ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि एनर्जी डिस्क्रीट है, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, और इस कंसेप्ट का सहारा लेके जब प्लैंक ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया, तो प्लैंक ने अपना फॉर्मूला डिराइव किया ये सब कुछ सॉल्व करके, और वो फॉर्मूला कुछ ये था। मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो प्लैंक ने जो फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या था देखिए। तो प्लैंक ने जो फॉर्मूला बनाया वो फॉर्मूला था ये, U इंटू वी टी इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू एच न्यू अपॉन ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो ये फॉर्मूला प्लैंक ने दिया, और ये फॉर्मूला कंप्लीटली एक्सप्लेन करता था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कंप्लीटली एक्सप्लेन करता था एक्सपेरिमेंटल डाटा को, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ बनाते थे एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का, तो वो ग्राफ हूबहू एग्जैक्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा था उससे जो है मैच करता था। तो इस तरह से प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मिस्ट्री को। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, दूसरे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए, कोशिश की है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपको मैं आसानी से समझा सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखें।